गुड मॉर्निंग। अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में अगर डिटेल्स इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर हम लोगों को पढ़ना है तो ट्रेड को जानना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ट्रेड था या नहीं था, इसको लेकर हिस्टोरियंस के बीच बहुत सारे डिबेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली मेडिवल इंडिया में भारतवर्ष में क्या बिजनेस था, किस तरीके का बिजनेस था, कौन कौन सी पोर्ट्स यहां पर अवेलेबल थे और कौन कौन सा ट्रेडर्स हमारे यहां पर आते थे। इन सब बारे में डिटेल्स पता करना है आज इस वीडियो में। तो जो लोग एमए पढ़ रहे हो, जो लोग ग्रेजुएशन में हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो तुम लोग पहले से अंत तक देखो और जब इसको देखने के बाद टेक्स्ट बुक के लिए जाओगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, आशा करते हैं कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर जरूर मिलेगा। एंशिएंट इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि इंडो रोमन ट्रेड मतलब 300 सी तक हमारे देश का जो बिजनेस सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन था। ऐसा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि 600 टू 100 600 टू 1200 ये जो अर्ली मेडिवल फेज हम लोग बोलते हैं, इस फेज में बहुत सारे लैंड ग्रांट्स रिलेटेड जो कॉपर प्लेट है हम लोगों को मिलता है। लेकिन अर्ली मेडिवल फेज मतलब इस वक्त के ट्रेड कैसा था, इसके बारे में हम लोगों के सामने उस लेवल का रेफरेंस है ही नहीं जैसे लैंड ग्रांट्स का है। स्पेशली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस लोग ये मानते हैं कि मिनिमम 300 सी के बाद मतलब इंडो रोमन ट्रेड, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो इंडो रोमन ट्रेड हमारे देश के साथ चल रहा था, वो उसका पतन हो रहा था। मतलब एक्सटर्नल जो ट्रेड चल रहे थे और इसके चलते इसका जो प्रभाव पूरे भारतवर्ष के बिजनेस के ऊपर पड़ा था। स्पेशली जिस हिस्टोरियन का नाम अभी इस विषय के ऊपर बताएंगे वो है प्रोफेसर डॉक्टर राम शरण शर्मा। इनका मानना है, उनका जो रिसर्च है सर का, कि ये बताते हैं कि इस दौरान अर्ली मिडिवल फेज मतलब इंडो रोमन ट्रेड के बाद भारतीय जो विलेज था वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज, बहुत सारे विलेज उभर के आए और इसके साथ साथ हमारे देश के जो बिजनेस और जो सिटीज का वो धीरे धीरे उनका इंपॉर्टेंस खत्म होने लगा था। मतलब इस फेज में अब आते हैं, मैं पहले कुछ मैप्स दिखा देता हूं, इससे ये पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारे देश में एंशिएंट पीरियड में मतलब फर्स्ट फेज में ट्रेड होता था। ये इंडो रोमन ट्रेड का मैप अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये है। ये जो रेड डॉट तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये इंडो रोमन ट्रेड का डॉट है रास्ता। ये उसी का ही मैप है, थोड़ा बड़ा करके दिया गया है। ये फर्स्ट सेंचुरी सी का मैप है, ये ट्रेड रूट दिखाई दे रहा है। ये इंडो चाइना ट्रेड रूट्स का है। सिल्क रूट, जो फेमस सिल्क रूट जो दुनिया भर में मशहूर था उस जमाने में, ये सिल्क रूट दिखाया गया है। अब आते हैं उस बात पर कि गुप्ता पीरियड के बाद हमारे देश में क्या ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो गया था या डिक्लाइन हो रहा था। तो हम लोगों को दो तीन टर्म मिला है, जैसे पुनर्वर्धन और वैशाली से बहुत सारे जो गुप्त लिपि व इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिले हैं, वहां पर बार बार एक वर्ड हम लोगों को मिलता है, वो है नगर श्रेष्ठी। तो नगर श्रेष्ठी वर्ड से हम लोगों को ये समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है कि नगर श्रेष्ठी का मतलब बिजनेस से रिलेटेड हुआ टर्म और जो ट्रेडर्स थे। तो ये ट्रेडर्स लोग बहुत उस जमाने में समाज में बहुत प्रभावशाली थे, ये हम लोगों को पता चलता है।
और सिर्फ ये नहीं, गांव की जो प्रशासन सिस्टम था, विषयाधि स्थानाधिकरण, उनमें भी ये लोग अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते थे। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में और एक टर्म हम लोगों को मिला है, नौ दंडकस। ये हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं, बांग्ला में इसको अगर मतलब निकालेंगे, इसका मीनिंग है नौ बंदर। तो बंगाल में बहुत सारे बंदर मतलब पोर्ट्स इस जमाने में देखा गया था। ह्यूएन सांग बोलते हैं कि ताम्रलिप्त से वर्तमान श्रीलंका तक नाव से जाया जाता था और नाव चलते थे, और श्रीलंका के माध्यम से एक तरफ चीन और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया हमारे देश के साथ उस वक्त अर्ली मिडिवल पीरियड में एक कनेक्शन बन चुका था। अब आते हैं साउथ इंडिया, चलते हैं। साउथ इंडिया में हम लोग देखेंगे कि ईस्टर्न इंडिया की तरह उस लेवल में ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेड था। वर्तमान तमिलनाडु में तंडई मंडलम अंचल में महाबलीपुरम के कांची का जो है वो पल्लव डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहां पर पल्लव राजाओं के जो स्पॉन्सरशिप में वहां पर स्पेशल पोर्ट्स वहां पर तैयार हुआ था कंची में। और बाद में चोल राजा लोग जब राजत्व कर रहे थे, कावेरी जो डेल्टा है वहां पर कावेरी पट्टनम करके और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर की उत्थान हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस अंचल के साथ मतलब कावेरी पट्टनम के साथ श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कनेक्शन बना हुआ था। अब आते हैं वेस्टर्न साइड। हमारे देश के जो पश्चिम उपकूल था उसके साथ उस लेवल में वॉल्यूम में बिजनेस नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन बिजनेस हो रहा था। इसका जो रेफरेंस हम लोगों को बहुत जगह में मिला है। बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था और जो पारस्य के ससानाइट साम्राज्य था, ससानिट, तो वो अरेबियन सी और जो पर्शियन गल्फ, ये इस वक्त बिजनेस के लिए बहुत ही एक्टिव प्लेस रहा था। और इसके चलते वेस्टर्न जो हमारे पश्चिम तट है वहां पर बिजनेस हो रहा था। 8th सेंचुरी में हमारे वेस्टर्न कोस्ट में ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन ओशियन थे वहां पर बिजनेस बढ़ रहा था। मतलब वेस्टर्न कोस्ट और इंडियन ओशियन वो जो निचला हिस्सा है, ये पूरा एरिया का बिजनेस चल रहा था। और ऐसा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि जो इस्लाम के उत्थान के कारण ये बिजनेस बढ़ रहा था। हम लोग देखते हैं कि अब्बासिद खलीफायत सल्जुक तुर्की के तथा अब्बासिद खलीफायत वहां से पृष्ठपोषकता में मतलब स्पॉन्सरशिप में जब अरेबियन ट्रेडर्स लोग हमारे स्पेशली एशिया के माने हम लोग सब कॉन्टिनेंट एरिया में आना शुरू कर दिए थे। और इन लोगों का आनागुना इतना बढ़ चुका था सेंट्रल एशिया या पश्चिम तट पर वेस्ट एशिया और जो चीन सागर बोला जाता है, तो ये और रेड सी में इन लोगों का आनागुना बढ़ चुका था मतलब बिजनेस के पर्पज से। और ये जो बिजनेस चल रहा था इसमें भारत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। अब आते हैं एक बात के ऊपर कि गुप्त पीरियड के अंत तक या अंत के बाद बोला जाता है क्यों अंत मतलब जो लेटर फेज ऑफ गुप्त पीरियड क्यों डिक्लाइन हुआ था, इसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली डिक्लाइन हो रहा था। तो ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं हिस्टोरियंस लोग। ऐसा जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हम लोगों को मिले हैं ये भी पता चलता है कि कुषाण पीरियड में जो लोगों का जो लाइवलीहुड स्टैंडर्ड ऑफ जीने का वो
सिस्टम्स और गुप्ता पीरियड में लोगों का जो डेली लाइफ वो स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि अर्ली मेडिवल फेज में कोई नया नगर की सृष्टि नहीं हुआ था। तो इसका कारण के रूप में माना जाता है बार बार बाढ़ भी आया था, और जो गुप्ता रूलर्स थे वो युद्ध, हर वक्त युद्ध में बिजी रहते थे, तो इसलिए उन्होंने ध्यान भी नहीं दे पाया था। इसके साथ साथ ह्यूएनसांग मानते हैं, ह्यूएनसांग की जो डिस्क्रिप्शंस आए हैं बोलते हैं कि आर्यवर्त में कोई नया नगर उन्होंने देखा नहीं, और जो भी था वो बहुत डिक्लाइन हो रहा था, मतलब उसका जो वर्चस्व है वो थोड़ा गिर चुका था। तो ये तुम लोगों को याद रखना है, ये जो हमने बताया कि नॉर्थ इंडिया में गुप्त पोस्ट गुप्त पीरियड में ऐसा ऐसा हो रहा था, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष का चित्र नहीं है। ये सिर्फ कुछ हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ऐसा है। मैंने अभी स्क्रीन में ये 9th सेंचुरी के कुछ पोर्ट्स के नाम हमने दिए हैं। इससे पता चलता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में हमारे देश के साथ बिजनेस चल रहा था, फॉरेन ट्रेड हो रहा था। पहला जो नाम मैंने दिया है देवल, जो वेस्टर्न कोस्ट, जो सिंध के डेल्टा एरिया है, वो देवल पोर्ट वहां मिलता है रेफरेंस। उसके बाद सोमनाथ मंदिर के नजदीक भेराबल, काम्बे, थाना, सोपारा और गंगा के किनारे वाले जो बंदर हम लोगों को मिलता है, मतलब पोर्ट्स, वो इस जमाने के बिजनेस को बहुत ही, या इन सब पोर्ट से वो बिजनेस कंट्रोल होता था। अब आते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट कहां कहां से आते थे जाते थे। तो मेनली ऐसा कहा जाता है कि 10th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के बाद के हिस्से में, मतलब टाइम पीरियड में चाइना के साथ हमारे देश का बहुत ही अच्छा बिजनेस था। चाइना से हम लोग चाइनीज सिल्क और चाइनीज पॉटरी को इंपोर्ट करते थे, और यहां से जाता था कॉटन, एलिफेंट टीथ, राइनोस हॉर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स। तो ये आना जाना था। और अरब्स के साथ हम लोगों का बहुत ही जबरदस्त बिजनेस इस वक्त हो रहा था। अरेबियन सी और वेस्टर्न कोस्ट में जो बिजनेस, जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, स्पेशली एक्सपोर्ट जो करते थे वो डिफरेंट तरह की मसाला, मतलब स्पाइस लाइक पीपर्स, और बहुत तरह के कॉटन के वस्त्र भी थे। ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट में बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह के वस्त्र जो बुनने की जो टेक्निक है, बहुत सारे चेंजेस आए थे। और इसके साथ साथ बहुत सारे क्रॉप्स में भी, खेती बाड़ी में भी अलग अलग क्रॉप्स की खेती बाड़ी होना शुरू हो चुका था, जैसे कॉटन हुआ, नील मतलब इंडिगो हुआ। तो मतलब खेती बाड़ी और बिजनेस दोनों ही बढ़ोतरी हुआ था इस वक्त। इनमें से सबसे ज्यादा शुगर कैन की प्रोडक्शन भी हो रहा था इस एरिया में। पोस्ट गुप्त पीरियड की जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी का एक नया फीचर्स ये बोल सकते हैं कि प्रोविंशियल इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुआ था, और बिजनेस का भी डेवलपमेंट हुआ था। हालांकि जब यूथ चल रहा था प्रोविंशियल एरिया में, तो ये डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया था, मतलब सती पहुंचे थे। डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है कि इस दौरान ट्रेड बढ़ रहा था। वेस्ट एशिया और जो मेडिटेरियन सी, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो हमारे पश्चिम तट पर आते थे और बिजनेस करते थे, वहां पर रहते भी थे। और पश्चिम तट पर तो थे ही, इसके साथ साथ ये जो हमारे पूर्वी उपकूल, मतलब ईस्टर्न साइड की जो पोर्ट्स हैं, वहां पर भी इन लोगों का एक्टिविटीज था। और ये अरब ट्रेडर्स जो है वो बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि भारतीय जो लोगों की सहायता के बिना भी ये लोग साउथ ईस्ट एशिया और चीन के साथ भी बिजनेस करते थे। तो ऐसा देखा गया कि इनमें बहुत सारे भारतीय जो प्रोडक्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहता था। इसका मानना यही है कि मतलब इसमें हम लोगों को ये मतलब समझ में आता है कि भारत की जो फॉरेन ट्रेड है वो उत्तर भारत से शुरू होके उत्तर पश्चिम और जो सेंट्रल एशिया, ये पूरे हिस्सा में अर्ली मेडिवल फेज, ये जो अरब लोग आए थे, ये हमारे बिजनेस को
इस वक्त पूरी तरह से ये बिजनेस फैल गया था। हालांकि जब मुगल्स आए या तर्कीज लोग आए तो ये इन्वेस्टमेंट के दौरान ये बिजनेस बहुत हैम्पर हुआ था। तो अभी आते हैं बीडी चट्टोपाध्याय सर की एक कमेंट्स के ऊपर। इससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर डॉक्टर राम शरण शर्मा जी का, कि उन्होंने बोला कि 6th सेंचुरी टू 1000 स्पेशली सी, इस दौरान हमारे देश की जो सेंट्रल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ठप हो चुका था, मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। और इनके इनके सपोर्ट में इन्होंने दिखाया है कि जो गुर्जर प्रतिहार जो एरिया है वो गंगा यमुना के दोआब रीजन और राजस्थान, पाल डायनेस्टी के अधीन जो बिहार और बंगाल और राष्ट्रकूट के अधीन जो डेक्कन के एरिया है, यहां पर सेंट्रल इकोनॉमी से ज्यादा प्रोविंशियल इकोनॉमी शुरू हो चुका था। और डॉक्टर रामशरण शर्मा जी का मानना है कि इस वक्त गांव जो है सेल्फ सफिशिएंट गांव, मतलब सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी की शुरू हो चुका था, मतलब विस्तार हो रहा था। और इसके चलते जो ट्रेड है वो नेचुरल फ्लो में नहीं था। इस जो थ्योरी है ये इनके समर्थन में ऐसा कहा जाता है कि अगर कॉइन्स की बात करें तो इस वक्त कॉइन्स उस लेवल में मिला नहीं, तो कॉइन्स की जगह कोड़ी का इस्तेमाल होता था, छोटा छोटा व्हाइट कलर का। और लोकल जो बिजनेस है इससे यही दर्शाता है। अजीब गरीब सी बात यह है, राष्ट्रकूटस, पालस एंड सेन राजा के दौरान हम लोग उस लेवल में कॉइन्स की सर्कुलेशन नहीं देख पाते हैं। अब आते हैं बीडी चट्टोपाध्याय सर की बात, कि रामशरण शर्मा जी ने बोला कि इस वक्त बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था। तो सर का मानना यही है कि ये पूरी तरह से अपना 6th सेंचुरी सी ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है पूरी तरह से बंद हो चुका था। ये सही है कि फ्यूडल जो थॉट्स, फ्यूडल जो स्ट्रक्चर की शुरुआत हो रहा था, मतलब शुरुआत हो चुका था इस दौरान, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस भी कुछ एरिया में चल रहा था। बहुत सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को मिले हैं जहां से हम लोगों को प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो रहा था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, इसके बारे में रेफरेंस हम लोगों को मिला है। मतलब बीडी चट्टोपाध्याय सर ने बोला है कि ट्रेड हो रहा था। तो हम लोगों को यह समझने में दिक्कत नहीं है कि लैंड डोनेशन तो हो रहा था इस वक्त, और लैंड डोनेशन के चलते जो खेती बाड़ी करने का स्टाइल और जो नए नए क्रॉप्स उसमें भी चेंजेस आए थे। इसके चलते क्या हुआ कि गांव की जो इकोनॉमी है, किसान मतलब खेती बाड़ी का विस्तार होने के साथ साथ गांव की इकोनॉमी बहुत डेवलप हो चुका था। और इस दौरान अजीब गरीब सी बात है कि विनिमय माध्यम से सब कुछ चल रहा था, बार्टर सिस्टम्स। तो ये धीरे धीरे ये जो लोकल बिजनेस की उत्थान हो रहा था, कि इस लोकल बिजनेस मतलब गांव के लेवल में कुछ कुछ सेंटर्स में बिजनेस होना शुरू हो चुका था, और नए नए प्रोडक्ट के चलते ये बिजनेस की शुरू हो रहा था। मतलब इतने सारे खेतीबाड़ी में नए प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको लोकल बिजनेस में बहुत ही तवज्जो मिल रहा था और शुरू भी हो चुका था। और बीडी चट्टोपाध्याय सर का मानना है कि ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ चुका था। नॉर्थ इंडिया में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में टर्म हम लोगों को मिला है जिससे ये पता चलता है कि इस वक्त बिजनेस था। नॉर्थ इंडिया में एक टर्म हम लोगों को मिलता है वो है मंडपिका, पेंठा जो डेक्कन के एरिया में हम लोगों को मिलते हैं, और साउथ इंडिया में नगरम। ये जो तीन टर्म है ये तीनों टर्म ही बिजनेस से रिलेटेड है, जो अर्ली मेडिवल बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में हम लोगों को मिलता है। और सल्तनत पीरियड में हम लोग जानते हैं कि मंडी करके एक टर्म हम लोगों को मिलते हैं जो लगभग मंडपिका से ही
जुड़े हुए हैं। अब आते हैं कौन कम्युनिटी ये बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ था। 7th सेंचुरी में ह्यूएन सांग का मानना है कि जो वैश्य कम्युनिटी थे वो इन बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे और शूद्र कम्युनिटी जो थे वो खेती बाड़ी कर रहे थे। मतलब बिजनेस में भी इन लोगों का इंटरेस्ट, मतलब इस वक्त की जो वैश्य कम्युनिटी थे इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और वेस्टर्न इंडिया में अगर हम लोग चले जाएंगे तो जैन कम्युनिटी का बिजनेस में इस वक्त सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन था। जैन कम्युनिटी में ऐसा देखा गया है कि खेती बाड़ी करने में वो अहिंसा वाला थ्योरी फॉलो नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व ज्यादा थे। हम लोग को यहाँ पर दो टेक्स्ट मिलते हैं। एक टेक्स्ट ये है जैन पंडित जिनेश्वर सूरी जी का कथा कोश प्रकरण, जहां पर ये बताते हैं कि जैन कम्युनिटी मतलब वैश्य कम्युनिटी, जैन मतलब वैश्य कम्युनिटी का, इन्होंने बोला वैश्य कम्युनिटी का इस बिजनेस में, इस पीरियड बिजनेस में सबसे ज्यादा हाथ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में हमारे देश में सिर्फ वैश्य कम्युनिटी नहीं थे, और भी कम्युनिटी बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो इसका और एक रेफरेंस जो पराशर स्मृति का भाष्य रचना करता माधवाचार्य, उनका मानना यह है कि कलयुग में हर वर्ग के लोग बिजनेस में मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब कैसे हो रहा था ये बिजनेस? दो टर्म हम लोगों को मिलता है, हट्ट एंड मांडविका। तो हट्टा जो है वो लोकल एरिया का हाट बोला जाता है। जो बिजनेसमैन लोग आते थे इधर उधर से, आसपास दूर से, तो वहां पर बिजनेस करते थे। और मांडविका हम लोग जानते हैं जहां से गवर्नमेंट टैक्स भी लेते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रतिहा डायनेस्टी में ऐसा देखा गया कि बहुत सारी जगह में हट्ट करके सेंटर बनता था और बहुत सारे मंदिर को, लोकल मंदिर को बना, टेम्पल्स को लेकर भी ये हाट का बिजनेस होता था। तो इधर उधर से लोग आते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते थे, बैठते थे। तो ऐसा देखा गया है, मतलब लोकल जो कारीगर है उनके जो प्रोडक्ट है वो लोग लेके आते थे हट्ट में। इनमें से सबसे ज्यादा जो चीज मिलता था कटन से बना हुआ, और तो कटन भी ये हाटों में ज्यादा बिक्री होता था। अब आते हैं किस तरीके का टैक्स लिया जाता था इन बिजनेसमैनों से। दो तरह के टैक्स के बारे में बताया गया है। मर्गदाय जो लैंड टैक्स और रोड टैक्स था, मर्ग, और एक है मंडपिकाय जो मंडपिकादाय। ये मंडपिका के जो एरिया है उनमें से मंडपिकादाय करके एक टैक्स लिया जाता था। अब आते हैं 10th सेंचुरी में, अर्ली मेडिवल फेज के 10th सेंचुरी जो है, यहाँ पर एक नया बिजनेस की रेफरेंस हम लोगों को मिलता है, वो है हॉर्स बिजनेस। इस वक्त हम लोग देखते हैं बहुत सारे वणिक और जो ट्रेड एंड जो ट्रेडर्स लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे गठन हो रहा था। और इस समय अजीब गरीब सी परिवर्तन भी ट्रेड में हो रहा था। मैंने अभी बोला वो है हॉर्स ट्रेडिंग का। जाने आने के लिए और राजाओं के हर तरह के काम के लिए, युद्ध के लिए घोड़े का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। इसलिए भारतवर्ष में उस लेवल में घोड़ा नहीं मिलता था। तो केवल मात्र वेस्ट साउथ वेस्टर्न नहीं, ये दक्षिण भारत में भी घोड़े का जो इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो चुका था। कहां से आता था ये घोड़ा? वो सेंट्रल एशिया से आता था और घोड़े का बिजनेस का मेन सेंटर था गजनी। तो गजनी के जो एरिया है वहां पर हॉर्स बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह आता था। तो गजनी में जो पर्शियंस ट्रेडर्स थे, भारतीय जो ब्राह्मण्स, ऐसा बोला गया कि बिजनेस करते थे ब्राह्मण्स लोगों के साथ उस वक्त के साउथ इंडिया में स्पेशली। हालांकि जो यहाँ पर 3 बंदर पोर्ट्स का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था भारतवर्ष में, कम्बे, भेराबल और गंगाटी, मतलब प्लेन में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स था पेहोवा। तो ये पेहोवा बंदर में ऐसा माना जाता है कि धर्मशास्त्र में जो बोला गया है कि ब्राह्मण्स लोग कोई भी जीवित प्राणी का बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ये पेहोवा बंदर में हम लोग को या बहुत सारे रेफरेंस हम लोगों को मिलते हैं कि
हालांकि छूत मार्ग था, लेकिन प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो रहा था। तो ये घोड़े का जो बिजनेस है बहुत ही अच्छे सिंबल के रूप में माना जाता था, स्टेटस के रूप में माना जाता था। और बहुत सारे बोला जाता है कि जो प्रॉफिट्स हैं, ब्राह्मण्स लोग प्रॉफिट्स को पेहोवा और जो कनौज के जो टेम्पल्स थे वहां पर डोनेट भी कर देते थे। तो इससे ये पता चलता है कि भारतवर्ष में इस दौरान बिजनेस था। तो हॉर्स ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका पालन कर रहा था। हम लोग देखे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अरबियन ट्रेडर्स लोग वेस्टर्न वेस्टर्न जो हमारी पोर्ट्स हैं उसके उसके साथ हो रहा था बिजनेस। और इससे ये पता चलता है अरेबियन ट्रेडर्स लोग घोड़े का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह करते थे। और इससे ये पता चलता है कि जो अरेबियन ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ये जो दखल करने आए थे ना, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं आए थे। इस इतना पावरफुल बिजनेस था, वो उसको भी कंट्रोल करने आए थे, मतलब उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। हम लोग देखते हैं डॉक्टर रोमिला थापर का एक मानना है कि इस दौरान वेस्ट कोस्ट में हमारे यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड श्रेणी का उत्थान, मतलब देखते हैं जो लोग कृषि में एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इसके चलते जैसे खेती बाड़ी करने का सिस्टम भी बदला और धीरे धीरे जो इकोनॉमी है उसका भी उस वो भी बढ़ना शुरू हो चुका था और बिजनेस भी हो रहा शुरू बिजनेस भी बढ़ रहा था। और इनमें गांव की तरफ जो अभी मैंने बोला लैंडलॉर्ड्स जो श्रेणी है बुस्सामी करके जो बोल रहे हैं लैंडलॉर्ड्स, ये लोग मतलब जो जो भी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो लोग भी खरीदने के लिए उन लोगों के पास भी मतलब वो आ, स्वावलंबी हो रहा था। तो इसके चलते क्या हुआ, खरीदारी बढ़ रहा था गांव में। इसलिए बहुत जगह में हट, जो हाट की मैंने बात बोले वो उस उन हट का एक्सपेंशन हो रहा था। हट में ऐसा देखा गया है कि शुगर एंड कॉटन ट्रेड ज्यादा होता था। सोमनाथ टेम्पल के मैंने बताया, और वो जो साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स को सामने रख के बिजनेस भी होता था। आज भी बहुत जगह में ये हाट देखा जाता है। इसमें एक बात हम बोल देते हैं कि जो रामशरण शर्मा जी का जो थ्योरी है कि नॉर्थ इंडिया में बिजनेस गिर रहा था, मतलब अर्ली मेडिवल इंडिया के जो इंडिया में, तो डॉक्टर रोमिला थापर जी का मानना है कि यहाँ पर इस दौरान स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ था इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जंगल को काटना, रास्ता तैयार करना, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रहा था उसको रोकना, ये राष्ट्र कर देते थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये रमला थापर जी का मानना है। इस फेज में जैसे आ, एक साथ नए नए नगर का माने गठन भी हो रहा था और बिजनेस भी चल रहा था। कैसे बिजनेस होता था, हम लोग जानते हैं बहुत सारे पशु का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोट का और जैसे भेड़े का, जैसे काऊ का, यहाँ पर पीठ में चरा के माल इधर से उधर लेके जाते थे। और ऐसे भी माना जाता है ऊंट के पीठ के ऊपर भी माल लगा देते थे, इधर से उधर जाते थे। जो जो ट्रेडर्स ये बिजनेस करते थे उसको बोला जाता था सार्थवाह। तो तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है सार्थवाह के बारे में, तुम लोगों को लिखना है कि सार्थवाह कौन थे। मतलब एक जगह से और एक जगह माल लेके बिजनेस करने वाला जो बिजनेसमैन था उन लोगों को सार्थवाह बोला जाता था। वो तो एक जगह माल खरीदते थे और और दूसरी जगह लेके जाके बेचते थे। तो जो ट्रेडर्स है उनका नाम हम लोगों को पता है, श्रेष्ठी जो जनरल ट्रेडर्स उनको बोला जाता था। और जो नाव के थ्रू बिजनेस कर रहा था उनको बोला जाता था नौभीटक। और अरेबियन अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका नाम है नखूदा। और दो ट्रेडर्स का नाम हम लोगों को 13th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, स्पेशली चालुक्यन डायनेस्टी की राजधानी अनहिलपट्टन में उनकी राजसभा में वस्तुपाल और जगुदा करके दो पावरफुल, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम हम लोगों को मिला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में बिजनेस को प्रूव करता है। तो ये कैसे बिजनेस होता था, जैसे आजकल बिजनेस होता है कि लोन के बिना बिजनेस नहीं होता है।
तो उस जमाने में भी लोन मिलता, उसको बोला जाता था कुसीद। तो जो कुसीद जी भी है जो लोन देते थे वो 15% एनुअली इंटरेस्ट लेते थे, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में देखा गया कि 25% इंटरेस्ट लेते थे। हालांकि ये इंटरेस्ट रेट की बात जगह जगह से जगह जगह में अलग अलग ऐसे बोला गया है। तो ऐसा भी माना गया कि जात पात के हिसाब से भी कहीं कुछ कुछ जगह में ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता था। रामशरण शर्मा जी का मानना है कि जो गोल्ड कॉइन्स मतलब कॉइन्स की मतलब मिल नहीं रहा था लिमिटेबल पीरियड में, तो इसका ये पता चलता क्योंकि ज्यादातर जो गोल्ड कॉइन्स है मिला नहीं नॉर्थ इंडिया में लिमिटेबल फेज में, तो इससे ये दर्शाता है कि बिजनेस पूरी तरह से स्लो हो चुका था। हालांकि इसके चलते ही रामशरण शर्मा जी ने बोला कि इस एरिया में फ्यूडल सिस्टम्स की स्ट्रक्चर की गठन हो चुका था। लेकिन 9th सेंचुरी में हम लोगों को बहुत सारे कॉइन्स के रेफरेंस मिले हैं। इन सब कॉइन्स का नाम हम बता देते हैं: ड्रमन, दिनार, निस्का, रूपक, गरियंका, काटसापाना, तोंका। तो इससे पता चलता है कि ये ट्रेड चल रहा था, मतलब ये सब रुपीस, ये कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो एक बात हम बता देते हैं इसके चलते, जहां पर ये ज्यादा कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं वहां पर ये लैंड डोनेशंस की बातें ज़्यादा नहीं पता चलता है। हालांकि जैसे पंजाब, हरियाणा और सिंध इस एरिया में हम लोग देखेंगे कि फ्यूडल स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। और ये पश्चिम उपकूल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं, और अरेबियन ट्रेडर्स इनमें सबसे ज़्यादा भूमिका पालन किए थे। और ईस्टर्न इंडिया में बंगाल और पूर्व बंग जैसे हरिकल करके एरिया है, वहां पर सिल्वर कॉइन हम लोगों को मिला है। तो कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि अर्ली मिडिवल फेज में बिजनेस था, उस वॉल्यूम में नहीं था, लेकिन जो बिजनेस के मेन फीचर्स हम लोगों को पता चलता है वो है लोकल इंटरेस्ट, लोकल बिजनेस, जो हट मंडपिका करके टाम टाम हम लोगों को मिले हैं। और वही वाला बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और नए नए सिटीज वगैरह की डेवलपमेंट होने लगे, और हमारे देश आगे बढ़ता गया। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तो टेक्स्ट बुक पढ़ो, और भी बहुत सारे चीज तुम लोगों को पता चलेगा। ये गोल्ड कॉइन की बात और सिल्वर कॉइन की बात जो हमने बोली, और ये मैंने कोस्टल एरिया के जैसे बिजनेस होता है आज का, तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये आज के जो पोर्ट्स हैं हमारे देश के, जैसे बिजनेस चलता है सी ट्रेड, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बोलते हैं, तो इसका मैप मैंने दिखाने के लिए जस्ट इस्तेमाल किए। खत्म करते हैं यहीं पर वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।